कंटिन्यूसली रिवॉल्व करेंगे तो कंटिन्यूसली ये रेडिएशन भी इमिट करेंगे, कंटिन्यूस रेडिएशन इमिट करेंगे। ये कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे हैं तो ये कंटिन्यूसली रेडिएशन जो है ना वो इमिट करेंगे। अब इन रेडिएशन को अगर आप लोग क्या करते हो, इन रेडिएशन को अगर आप लोग प्रिज्म से पास एटॉमिक स्ट्रक्चर से, आज का हमारा लेक्चर है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, उसके कंक्लूजन, साथ में पाचुलेट और एट द एंड डिफेक्ट को पढ़ने के बाद फिर हम बोहर मॉडल की तरफ प्रोसीड कर जाएंगे। असल में हमारा जो कोर्स है उसके अंदर बोहर मॉडल है, लेकिन बोहर मॉडल असल में आए हैं रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए। इसलिए हमें जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है उसके बारे में बेसिक आइडिया होना चाहिए। अब आइए हम अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है वो 1911 के अंदर प्रेजेंट किया है। असल में ये जो रदरफोर्ड का मॉडल है, ये इसके दो स्टूडेंट है वो एटम के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन एटम के अंदर जब न्यूक्लियस जाकर डिस्कवर हो गया तो फिर इसका क्रेडिट रदरफोर्ड को मिल गया और ये रदरफोर्ड इनका सुपरवाइजर था। देखना, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस एट द एंड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का रिजल्ट है। यहाँ पर जो मेथड यूज हुआ है, मेथड क्या है? मेथड है अल्फा स्कैटरिंग मेथड। अल्फा स्कैटरिंग मेथड आप लोगों ने जब डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ा, मैं जब पढ़ा रहा था वहां पर मैंने अल्फा स्कैटरिंग मेथड आप लोगों को बताया हुआ है। देखो, जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए वो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के जरिए डिस्कवर हुए, जबकि न्यूट्रॉन जो डिस्कवर हुए वो अल्फा स्कैटरिंग मेथड्स। अल्फा स्कैटरिंग मेथड का मतलब ये है, आप लोग अल्फा रेस को किसी पार्टिकल के ऊपर बम्बार्ड करते हो, बम्बार्ड करने के बाद वो उसका जो रास्ता है वो बिखर जाए, डिफ्लेक्ट हो जाए, स्कैटर हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं अल्फा स्कैटरिंग मेथड। अल्फा स्कैटरिंग मेथड से ये न्यूक्लियस डिस्कवर हुए। और यहाँ पर जो इसने मटेरियल लिए, सबसे पहले रेडिएक्टिव सोर्स लिए है, और रेडिएक्टिव सोर्स मोस्ट ऑफ द केसेस हम पोलोनियम को लेते हैं। पोलोनियम एक रेडिएक्टिव एलिमेंट है जिसका जो एटॉमिक नंबर है वो 84 है और मास नंबर 216 है। अब इसके अंदर से क्या काज होते हैं? इसके अंदर से नेचर रेडिएक्टिविटी काज होती है, यानी न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होते हैं, और फिशन रिएक्शन के रिजल्ट में ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर? लेड 82 और यहाँ से 212, और साथ में यहाँ से जो ना अल्फा रेज आप लोगों के पास निकल जाती है। अल्फा रेज का मतलब ये है कि हीलियम का न्यूक्लियस जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास नंबर 4 होता है, मतलब ये इसके अंदर 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसके ऊपर क्या होता है? हीलियम के ऊपर जब डबल पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये असल में आप लोग के पास क्या है? अल्फा पार्टिकल है या अल्फा रेज। अल्फा रेज इसके पास आ गए, यानी रेडिएक्टिव सोर्स से इसने अल्फा रेज को जनरेट कर लिया। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज यहाँ पर ये ना लेड ब्लॉक है, इसको मोस्ट ऑफ द केसेस जो रेडिएक्टिव एलिमेंट होते हैं उसके लेड के अंदर रखते हैं। लेड के अंदर रखने की रीजन ये है कि एक तो ये स्टेबल है, स्टेबल आइसोटोप्स है, और दूसरी बात यह है कि इसका डार्क कलर होता है, ड्यू टू डार्क इन नेचर दे आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशन। ये रेडिएशन को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यहाँ पर लेड ब्लॉक के अंदर इसने रेडिएक्टिव सोर्स रखा था, यानी पोलोनियम रखा था, और उससे रेडिएशन निकल रही है। रेडिएशन जब निकलेगी तो सर यहाँ से तो रेडिएशन निकल रही है, लेकिन ये क्लोज है। असल में ये बहुत छोटे लेवल की बात है, ये बहुत छोटा ब्लॉक है और ये क्या है? ये क्लोज है। जब इसके अंदर ये क्या कर लेते, तीन होल कर लेते, तो यहाँ से रेडिएशन निकलती, मुख्तलिफ रेडिएशन निकल रही है, और इस रेडिएशन को ये पास कर लेता है किससे? स्लिट से पास कर लेते, और स्लिट वो होते जिसके अंदर स्मॉल सा होल होता है। उससे पास करने का मकसद ये है कि ये सीधा जाए, बिखरे ना। यहाँ इस स्लिट से जब ये रेडिएशन पास हो गई, ये अल्फा रेज है। असल में ये क्या है? ये जो रेज है ना, ये अल्फा रेज है, हीलियम का न्यूक्लियस है। इसको स्लिट से पास करने के बाद आगे इसने यहाँ पर अपना जो दूसरा मटेरियल यूज किया है, यहाँ पर एक मेटल यूज किया है, और इसने जो मेटल यूज किया है वो कौन सा मेटल यूज है? वो है गोल्ड। इसने गोल्ड के 3 शीट लिए, और 3 शीट के जो साइज है वो कितने? वो है 0.0004 सेंटीमीटर। इतनी छोटी फाइल है। जब ये इस गोल्ड फाइल यहाँ ये स्लिट से ये रेडिएशन आ गए, इसके बाद आते और किसके ऊपर लगते हैं? ये जो आप लोग के पास क्या है? गोल्ड की फाइल है। गोल्ड की क्या है? गोल्ड की फाइल है, और थिन फाइल है जिसका जो साइज है मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इस गोल्ड के अंदर क्या होता है? ये एक एटम है, यहाँ पर बहुत सारे इसके अंदर एटम होंगे। ये एक एटम है, दूसरा एटम है, तीसरा एटम है, चौथा एटम है, बहुत सारे एटम होते हैं। जब यही रेडिएशन इस एटम के ऊपर लगती है, और पीछे यहाँ पर इसने एक स्क्रीन लगा हुआ है,
और स्क्रीन के ऊपर यहाँ इसने कोटिंग की है किसकी, जिंक सल्फाइड की है। जिंक सल्फाइड की इसलिए की है कि जिंक सल्फाइड एक फ्लोरिसेंट मटेरियल है, और फ्लोरिसेंट मटेरियल आर दोज मटेरियल विच कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ लाइट इनटू लाइट एनर्जी, या यहाँ से चमक प्रोड्यूस होता है, स्पार्किंग प्रोड्यूस होती है। ये जिंक सल्फाइड की इसने स्क्रीन रखी। अब जब ये रेडिएशन आ रही है और इन एटमों से टकराती है, तो एटमों से टकराने के बाद इसके बाद कुछ रिजल्ट आ रहे हैं, ये कुछ चीजें देख रहा है, इसकी जो ऑब्जर्वेशन है। अब मैं आप लोगों को ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। ऑब्जर्वेशन ये कुछ ऐसा कर रहा है कि ये रेडिएशन आ रही है और यहाँ से कुछ जो है ना पास आउट हो रही है, वो ऑफ देम पास है। कुछ यहाँ पर जब लगती है वो इधर ऊपर आती है। ये स्क्रीन इधर तक है, सही है, यहाँ तक नहीं है। इस स्क्रीन को अगर मैं पूरा कर लूँ तो ये यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ से यहाँ तक है। स्क्रीन इधर आ गई, कुछ रेडिएशन इधर आ रही है और कुछ रेडिएशन यहाँ पर जब आएगी तो वो अपना रास्ता चेंज कर लेती है, स्केटर हो जाती है। कुछ जो है ना वो पास आउट होती है, मोस्ट ऑफ देम पास आउट हो गए, यहाँ से भी आएगी पास आउट होगी, यहाँ से आएगी तो वो अपना रास्ता कुछ चेंज करेगी। सिमिलरली यहाँ से आएगी तो पास आउट होगी, पास आउट होगी, यहाँ से आएगी तो इस तरह, यहाँ से आएगी तो इस तरह, इधर से आएगी तो यहाँ पर आएगी तो इधर इस तरह। और कुछ रेडिएशन ऐसी है कि वो यहाँ से आ रही है और यहाँ से सीधा वापस हो रही है, यानी बाउंस बैक हो रही है। ये तीन तरह की रेडिएशन है। ऐसे रेडिएशन जो सीधे आ रही है और ये जो तीन गोल्ड फाइल है इससे पास आउट होकर यहाँ जिंक सल्फाइड के स्क्रीन के ऊपर स्पार्किंग प्रोड्यूस हो रही है। कुछ यहाँ पर ऐसे हो रही है कि वो अपना एंगल चेंज कर रही है, डिफ्रैक्शन होती है, इधर आती है लगती है। और बहुत कम रेडिएशन ऐसी है कि वो जाके इस एटम के ऊपर लगती है और यहाँ से दोबारा आती है, दोबारा आएगी, यहाँ से वो लाइट उसको नजर आती है, बाउंस बैक होती है। अब ये बाउंस बैक कितनी होती है, बहुत कम होती है, यानी जो मिलियन ऑफ रेडिएशन है उसमें से आप लोगों के पास हजारों के लिहाज से इतनी हो रही है, इतनी ज्यादा नहीं हो रही। और मोस्ट ऑफ देम जो है ना वो पास आउट हो जाती है, बहुत सारी पास आउट हो जाती है, कुछ जो है ना अपना एंगल चेंज कर लेती है, कुछ जो है ना वो बाउंस बैक हो जाती है। तो इसने यहाँ से कुछ कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन यहाँ से पाचुलेट को देखते हुए मैं आप लोग को इसकी कंक्लूजन बताता हूँ। कंक्लूजन इसने ये बोला कि हमारे पास ये जो एटम है, पहली बात इसने ये की कि एटम है, एटम का जो मोस्ट ऑफ पार्ट है, ये एटम है, ये एम्प्टी है। ये क्या है, एम्प्टी है। और दूसरी बात इसने ये बोली, यानी मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द मेटल फॉइल। मेटल फॉइल से पास होने की रीजन ये है कि ये आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल एटम है, इसके सेंटर में ये जो मैंने डॉट लगा लिया ये न्यूक्लियस है, बाकी ये जो सारी जगह नहीं खाली है। अब यहाँ से रेडिएशन आएगी तो वो सीधा जाएगी ना, यहाँ से आएगी तो सीधा जाएगी, यहाँ से आएगी सीधा जाएगी, यहाँ से सीधा, यहाँ से सीधा, यहाँ से सीधा। अब ये न्यूक्लियस के पास से कुछ गुजरेगी तो वो इस तरह अपना रास्ता चेंज कर लेगी, इस तरह। और जो जाकर सीधा न्यूक्लियस के ऊपर लगेगी तो यहाँ से क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। अब मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू मेटल फाइल, मेटल फाइल इसलिए पास है मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ एम्प्टी एटम आर एम्प्टी। देखो तो फिर कह रहे हैं कि सम ऑफ अल्फा पार्टिकल वाइल डिफ्लेक्ट वाइल टिव आर देम आर बाउंस बैक। डिफ्लेक्ट होने की रीजन ये है कि उसने ये बोला कि यहाँ सेंटर में कुछ चीज है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये है कि न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर आप लोग के पास प्रोटॉन होते हैं और प्रोटॉन के ऊपर क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। और यहाँ से ये जो अल्फा पार्टिकल है इसके ऊपर भी डबल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव चार्ज जब जाएगी स्केटरिंग यहाँ पॉजिटिव के ऊपर लगेगी तो वो इस तरह चेंज हो जाएगी। अब ये फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास एटम का न्यूक्लियस है और ये साइड से जाएगा, ये रेडिएशन गई, ये भी गई, ये भी गई, यहाँ से कुछ गई, इसके पास से गुजरेगी तो ऐसे होगी क्योंकि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। और दूसरी बात ये अगर ये रेस जाएगी यहाँ इसके ऊपर लगेगी तो अंदर कुछ चीज पड़ा हुआ है और ये पीछे आएगी, इसका मतलब है यहाँ पर कुछ मैसिव पार्टिकल है। तो दूसरी बात यह है कि फ्यू बाउंस बैक इसलिए हो गई कि न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो एटम के साइज में बहुत ही कम होता है। कहा जाते हैं ना, अगर एटम का साइज लेट सपोज या आप लोग के पास होता है 10⁻⁻10 मीटर, तो इसके मुकाबले में जो न्यूक्लियस का जो साइज है ना, ये मैं साइज की बात करूँ मास नहीं, तो न्यूक्लियस का साइज कितने 10⁻⁻15, यानी बहुत ही कम है, ना होने के बराबर। तो इसलिए यहाँ से कुछ जो है ना डिफ्लेक्ट होगी, कुछ बाउंस बैक होगी। और तीसरी बात ये कह रहे कि मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस।
अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि ये एटम है आप लोग के पास और ये इसका न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और साथ में न्यूट्रॉन होता है और बाहर कौन होता है? बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाहर सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर न्यूक्लियन होते हैं। न्यूक्लियन का मतलब ये है कि न्यूक्लियर पार्टिकल होता है। ये न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, मोर देन 100 पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क और इस तरह बोसान और पॉजिट्रॉन। ये बहुत सारी चीजें जो है ना ये किधर होती है? ये न्यूक्लियस के अंदर होती है। और बाहर सिर्फ जो शेल होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ एटम का जो मोस्ट ऑफ पार्ट होगा ना वो न्यूक्लियस के अंदर होगा। दैट्स वाई ये कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ मास ऑफ एटम इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। और चौथी बात ये कह रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कहाँ पर रिवॉल्व करते हैं? ये जो है ना ये न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। और चौथी बात ये कह रहे हैं कि एटम इज अ न्यूट्रल। एटम न्यूट्रल इसलिए है कि एटम के अंदर अगर आप लोग देखोगे प्रोटॉन, क्या चीज है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद जो होती है ना वो इक्वल होती है। और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और दोनों का जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू सेम होती है 1.6 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन के साथ -1.6 और प्रोटॉन के साथ +1.6, तो दोनों ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आप लोग के पास एटम क्या होगा? एटम इज अ होल न्यूट्रल हो जाएगा। एटम इज अ होल वाटर, एटम इज न्यूट्रल। जबकि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होते। अब ये सारे इसके जो है ना पॉस्टुलेट हो गए और इसका एक्सपेरिमेंट हो गया। अब इसकी डिफेक्ट की तरफ आते हैं। इसके डिफेक्ट को पढ़ने के बाद फिर हम बोहर मॉडल में इसकी डिफेक्ट को खत्म करेंगे। ये आप लोग को ये कह रहे हैं कि अगर ये फॉर एग्जांपल ये आप लोग के पास न्यूक्लियस है और बाहर कोई एक्सेलरेटेड बॉडी है, एक्सेलरेटेड बॉडी यानी इलेक्ट्रॉन है और वो घूम रहे हैं। जब कभी भी इलेक्ट्रॉन या एक्सेलरेटेड बॉडी जो है ना वो रिवॉल्व करेगी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, तो एक्सेलरेटेड बॉडी जब कभी भी रिवॉल्व करती है तो रिवॉल्विंग के रिजल्ट में वो क्या करते हैं? वो रेडिएशन लॉस करते हैं। अब वो जो रेडिएशन लॉस का मतलब है रेडिएशन इमिट करते हैं। और रेडिएशन जब इमिट करेगा कंटिन्यूसली तो इसके साथ इसकी एनर्जी भी कम होगी। और जैसे जैसे इसकी एनर्जी कम होगी तो ये इलेक्ट्रॉन इधर इस रास्ते से आएगा, सर्कुलर पाथ से आएगा आएगा आएगा, और एट द एंड इसकी एनर्जी जब बहुत कम हो जाएगी तो ये इस न्यूक्लियस के ऊपर लग जाएगा और न्यूक्लियस जो है ना वो आप लोग के पास कोलेप्स कर जाएगा। न्यूक्लियस कोलेप्स करने का मतलब ये है कि आप लोग का जो एटम है ना वो तबाह हो। और हमें पता है कि एटम एक स्टेबल होता है। हमारी जो बॉडी होती है ना ये एटमो से मिलकर बनी है, सेल से और एटमो से मिलकर बनी है। अब अगर एटम अनस्टेबल होगा तो हमारी बॉडी से रेडिएशन इसी तरह इमिट होगी और हम भी जाकर खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। सिमिलरली आगे आप लोग जाते हो, बहुत सारे एलिमेंट है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही जो न्यूक्लियस होते हैं, और वो तो आप लोग के पास हाईली स्टेबल है। हाईली स्टेबिलिटी एक डिफेक्ट इसके अंदर ये हो गया कि ये कंटिन्यूसली क्या करते हैं? कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर देगा। और एक्सेलरेटेड बॉडी जब कंटिन्यूसली रिवॉल्व करेगा तो वो वहां से क्या करेगा? वो यहाँ से रेडिएशन लॉस करेगा। और जब कभी भी कोई चीज या एक्सेलरेटेड बॉडी रेडिएशन लॉस करते हैं, रेडिएशन लॉस का मतलब ये है कि वो एनर्जी उसकी कम होती है। और एनर्जी जब कम होगी ये आएगा न्यूक्लियस के ऊपर लगेगा और न्यूक्लियस आप लोग का यानी एटम क्या कर जाएगा? कोलेप्स कर जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है। पहली बात, पहले जो डिफेक्ट है इसको खत्म करने के लिए फिर बोहर आए, ये कहते हैं कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते। अब दूसरी बात, जब ये इलेक्ट्रॉन जो है कंटिन्यूसली रिवॉल्व करेंगे तो कंटिन्यूसली ये रेडिएशन भी इमिट करेंगे, कंटिन्यूस रेडिएशन इमिट करेंगे। ये कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे हैं तो ये कंटिन्यूसली रेडिएशन जो है ना वो इमिट करेंगे। अब इन रेडिएशन को अगर आप लोग क्या करते हो, इन रेडिएशन को अगर आप लोग प्रिज्म से पास करते हो तो आप लोग के पास जब स्पेक्ट्रम आएगा, स्पेक्ट्रम कैसे आना चाहिए? स्पेक्ट्रम भी आप लोग के पास कंटिन्यूस आना चाहिए। लेकिन जब कभी भी फिर हम यही जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है जो कि हाइड्रोजन के लिए है, उसको जब हम देखते हैं तो वो कंटिन्यूस नहीं है, वो लाइन स्पेक्ट्रम है। आगे मैं बताऊंगा कि लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन्स की टाइप्स होती है, लाइन एब्जॉर्प्शन, लाइन इमिशन। लेकिन जब हमने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को पढ़ा या एटम के स्पेक्ट्रम को पढ़ा तो हमारे पास जब स्पेक्ट्रम बना उसका क्या था? उसका स्पेक्ट्रम लाइन था। लेकिन अगर ये कंटिन्यूस रेडिएशन इमिट करेगा तो कंटिन्यूस रेडिएशन जब इमिट करेगा उसको आप लोग प्रिज्म से गुजारोगे तो स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस बनना चाहिए। और ये हमारे पास क्या बन रहा था? ये हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम बन रहा था। इन दो डिफेक्ट्स को लेते हुए फिर बोहर ने अपना मॉडल 1913 के अंदर प्रेजेंट किया। वहाँ नेक्स्ट लेक्चर के फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उसने अपना एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया।
Thank you for watching my videos.